नमस्कार, राकेश चौधरी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं यंग तरंग। नमस्ते, मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे हैं राकेश की रिपोर्ट, यंग तरंग सच की आवाज़ पर। यह मेरा एक वीकेंड शो होगा जिसमें मैं बात करूंगा भारत की राजनीति के इस प्रकार के मुद्दों पर, जिसमें भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत की जनता को या भारत के लोगों को प्रभावित करती हो। और आज बात भारत की राजनीति के रक्त चरित्र की, या हम यूँ कहें कि नेताओं के रक्त चरित्र की, या यूँ कहें नेताओं की उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जिसने बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की या आम लोगों की जान ले ली। जी हाँ, इस बारे में बात करने से पहले एक शब्द पर मैं चर्चा करूंगा। उस शब्द का नाम है विचारधारा। किसकी विचारधारा? विचारधारा किस प्रकार की विचारधारा? और वो विचारधारा क्या लोगों को वो लाभ, लोगों को वो महत्व, लोगों को वो जीवन या लोगों को वो महत्वाकांक्षाएं उपलब्ध करवा पाती है या नहीं? सबसे पहले ये समझिए कि विचारधारा होती क्या है। विचारधारा का तात्पर्य क्या है? एक जैसी विचार रखने वाले बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। जी हाँ, ध्यान से सुनना, एक जैसे विचार रखने वाले बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को हम विचारधारा कह सकते हैं। और जो राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को बहुत सारे लोगों के बीच में लेकर के जाता है, उसकी पार्टी उस राज्य में शासन करने लगती है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, भारत की राजनीति में विचारधारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत को आज़ादी मिले 70 से ज़्यादा वर्ष बीत चुके हैं। हमारे देश में कई सारे दल हैं, कई सारी पार्टियां हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी एक विचारधारा ने दूसरी विचारधारा को कुचलने के लिए उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। ये हमारे देश में आज से नहीं हो रहा है, ये हमारे देश में 1960 के बाद से चल रहा है। और जब से इस देश में माओवादियों का प्रवेश हुआ, जब से इस देश में मार्क्सिस्ट पार्टी का प्रवेश हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब से इस देश में सत्ता में आई, उसके बाद से हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और आज बात इसी पर होगी, क्योंकि अगर आप भारत के अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखते हो तो आप पाएंगे कि देश के अंदर लगभग 45 से ज़्यादा वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन, अगर वो केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, वहाँ पर रहा, और उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज़ादी के बाद से आज तक इस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या इस प्रकार की पार्टियाँ जो भारत के लोगों का हित कर सकती है या भारत के लोगों को गहरे गर्त में डाल सकती है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। आज भारत के राजनीतिक इतिहास में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 1946 से आंदोलन चल रहे हैं। और पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां जातिवाद नहीं चलता है, वहां विचारधारा महत्व रखती है, विचारधारा मायने रखती है। पश्चिम बंगाल में 17 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, 35 वर्षों तक माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का शासनकाल है। लेकिन अगर आप 1946 से अगर आप इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, 1946 से 1948 के बीच में एक आंदोलन शुरू होता है। उस आंदोलन का नाम होता है तेभागा आंदोलन, जो वहाँ के किसान और वहाँ की सरकार, तत्कालीन सरकार कांग्रेस के बीच होता है, और किसानों को सपोर्ट करती है उस समय की विपक्ष, जिसका नाम होता है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो जो एक चाल चरित्र है, एक जो रक्त चरित्र है बंगाल की राजनीति का, वो हमें वहाँ पर नज़र आता है। कैसे नजर आता है? जब तेभागा आंदोलन शुरू होता है तो वहाँ के किसान मांग करते हैं कि हमें उपज का 2/3 भाग दिया जाए।
और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करना गलत है। और मैं आज इसी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुए 70 वर्ष नहीं हुए, एक बहुत लंबा दीर्घ कालखंड बीत चुका है कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना महाजनपद काल से मानी जाती है। भले ही वो लोकतंत्र का एक छद्म रूप था। विश्व के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र अगर आप इंग्लैंड को देखें 16वीं शताब्दी में, जहां इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड एक बहुत ही पुराना प्राचीन लोकतंत्र कहा जा सकता है। लेकिन भारत सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में किसी भी विचार का विरोध करना उस विचार को और ज़्यादा बलशाली बनाने का कार्य करता है। लेकिन भारत की राजनीति में अगर कोई दल, अगर उस राज्य की जनता अगर किसी विचार का विरोध करती है तो उसको शत्रु की तरह देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि राजनीति में विरोध होगा, राजनीति में विरोध नीतियों का होगा। राजनीति में जो नेता होते हैं वो नीतियों का विरोध करेंगे, और नीतियों पर असहमति होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी नेता की हत्या कर देना, अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए उस नेता को मौत के घाट उतार देना, किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। तो मैं आपको लौट के लेके चलता हूं तेभागा आंदोलन की तरफ। तो तेभागा आंदोलन वहां होता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर उभरती है। उसके बाद 1 पैसा आंदोलन 1953, 1 पैसा आंदोलन, ट्राम सेवाएं। जी हाँ, भारत में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज लंदन की तर्ज पर कलकत्ता में ट्राम शुरू करते हैं। सड़कों पर वो रेल की तरह दौड़ती हुई नजर आती है, पटरियां बिछी होती है, एक व्यवस्था के रूप में चलती है। और आज भी कलकत्ता में ट्राम चलती है, कई कई स्थानों पर चलती है। लेकिन उस ट्राम के कारण आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1 पैसे की वृद्धि की गई थी किराए के अंदर 1953 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा। और इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर छात्रों ने आंदोलन किया और पहली बार किसी राज्य में छात्र उभर कर सामने आए और उस राज्य की नीतियों के खिलाफ, उस सरकार की नीतियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और उसके बाद एक आंदोलन और आता है जिसका नाम है खाद्य आंदोलन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आप अपने गली मोहल्लों में देखते हैं, राशन की दुकानें, उसी से जुड़ा ये आंदोलन था। क्या हुआ उस आंदोलन में? उस आंदोलन में बहुत सारे मजदूर अंतिम छोर पर, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपको विकास की सही परिभाषा समझनी है तो आप अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास करिए, आपको विकास की परिभाषा समझ में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये खाद्य आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर किसान और मजदूर थे। और किसानों और मजदूरों का ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर हुआ कि पुलिस ने गोलियां चलाई, शांति स्थापित करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। और उसके बाद 13 से ज़्यादा लोगों की मौत उस आंदोलन में हो जाती है। और उसके बाद आता है सबसे चर्चित, इस देश को बहुत सारा दंश देने वाला, या यूँ कहें देश का आंतरिक शत्रु, हमारे ही देश के लोग हमारे ही सिस्टम के खिलाफ लोगों को मारने का काम, सरकार के नेताओं को मारने का काम शुरू कर देते हैं। और उस आंदोलन को कहा जाता है नक्सलबाड़ी आंदोलन। एक संगठन है जिसका नाम है पीपुल्स वॉर ग्रुप, जिसके मुखिया होते हैं किशन जी, और वो उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। अब बंगाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष, बंगाल की राजनीति का ये त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस और नक्सली। और इन तीनों ही संगठनों के बीच में ये जो आंदोलन शुरू होता है, जिसमें तीनों ही लोग आपस में मारते हैं अपने ही नेताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं को, इसी को नाम दिया गया नक्सलबाड़ी। पश्चिम बंगाल में किसी वीवीआईपी की गाड़ी पर अगर पत्थर और लाठियों से हमला हो जाए
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। पश्चिम बंगाल में अभी जब चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ। अभी कल की खबर है कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की गाड़ी पर भी हमला हुआ। तो बंगाल में वीवीआईपी लोगों पर अगर पत्थर और लाठियां चलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य, रामविलास पासवान और ज्योति बासु एक गाड़ी में सवार थे, पीपुल्स वॉर ग्रुप के लोगों ने एक लंबी सुरंग बिछा दी थी। अगर वह घटना होती तो सोचिए कितना बड़ा एक प्रकार से एक घटनाक्रम घटित होता बंगाल में, बंगाल की राजनीति में। लेकिन वह सुरंग सही समय पर, वो जो बारूद जो बिछाया गया था वो फटा नहीं और ये बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। बंगाल की राजनीति में से ढेरों उदाहरण है। मैं आता हूँ 1971 पे। 1971 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं की हत्या होती है, हेमंत बसु, अजीत कुमार विश्वास। क्यों? क्योंकि सीपीआईएम 1959 में सीपीआईएम खाद्य आंदोलन के बाद टूट जाती है और एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम होता है सीपीआई मार्क्सिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, मार्क्सवाद, जिनका एक ही आधार होता है कि बंदूक की नली पर सत्ता हासिल करेंगे। और आपको पता होना चाहिए ये विचारधारा चीन की विचारधारा है। चीन में माओ से तुंग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया करते थे और ठीक उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग बंगाल में मार्क्सिस्ट पार्टी के लोग काम में लेने लगे। और उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर नेताओं की हत्या। 1990 का वो दौर याद करिए जब ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती है और ममता बनर्जी पर डेमोक्रेटिक जो एक फ्रंट है, ये एक सीपीएम का एक छात्र संगठन है, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फेडरेशन। ये संघ क्या करता है, ममता बनर्जी और उसके कार्यकर्ताओं को घेर करके लाठियां बरसाता है जिसमें ममता बनर्जी का सर फट जाता है। और उसके बाद 21 मई 1996 ये वो दौर था जब ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो जाती है और अपनी एक नई पार्टी बना लेती है। उस पार्टी का नाम होता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। और वहीं से ममता बनर्जी उभरती है और बंगाल की राजनीति की सर्वे सर्वा बन जाती है सन 2011 के अंदर। लेकिन उसके बीच का घटनाक्रम जरा समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उसके बीच में क्या हुआ। 1996 में राइटर्स बिल्डिंग की तरफ ममता बनर्जी अपने काफिले को लेकर के बढ़ती है। धारा 144 का उल्लंघन होता है। पुलिस पहले आंसू गैस के गोले दागती है और फिर गोलियां चलाती है जिसमें 20 से ज़्यादा ममता बनर्जी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। और वहीं से ममता बनर्जी का उभार शुरू हो जाता है। तो बंगाल की राजनीति का ये रक्त चरित्र है, ये भारत के लोकतंत्र पर एक दाग की तरह है। एक वक्त हुआ करता था जब संसद में 1999 की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तत्कालीन यूपीए की अध्यक्ष कांग्रेस की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जिस प्रकार से वाजपेयी जी जब लोकसभा में सोनिया गांधी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े हुए, उनके आंसुओं से अश्रुधाराएं बह निकली। क्यों? क्योंकि वह एक वक्त था जब राजनीति में प्रतिद्वंदी को केवल प्रतिद्वंदी समझा जाता था, शत्रु नहीं समझा जाता था। लेकिन आज केवल उसके 20 वर्ष बाद राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदी को अब शत्रु माना जाने लगा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है। आप याद कीजिए, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय विपक्ष के नेता होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों ही लोग राजनीतिक जीवन के परे एक बहुत अच्छे मित्र होते हैं। हम सभी को ये बातें याद होनी चाहिए कि वो भारतीय राजनीति का एक स्वर्ण काल था। पीवी नरसिम्हा राव विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कश्मीर के मुद्दे पर जब जवाब देना होता है तो वो भारत के विपक्ष के नेता को भेजते हैं। ये भारतीय राजनीति के स्वर्णिम इतिहास है। और जब मैं आपको सच बताऊं, जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो विदेशी मीडिया, विदेशी देश भारत के इस लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं।
वो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र अभी एक खोटे सिक्के की तरह एक खरा सोना कभी नहीं बन पाएगा। विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन विरोध का भी स्थान होना चाहिए। नीतियों का विरोध करिए, नीतियों के विरोध करने वाले को भी पता होना चाहिए कि विरोध की क्या सीमाएं हैं, और गोली चलाने वाले को भी पता होना चाहिए, यानी सरकार को भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या सीमाएं हैं। तो बंगाल की राजनीति में हिंसा जो है एक बीमारी की तरह है, और जो बंगाल के उस सांस्कृतिक सौहार्द को समाप्त करने पे उतारू हो चुकी है। जाते जाते आपको याद दिला दूं, आज रविंद्रनाथ टैगोर जन्म जयंती है, और आज जन्म जयंती के अवसर पर मैं बंगाल की बात ही मैंने आज की है। जनगण मन हमारा जो राष्ट्रगान है, उसके रचयिता विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्र कवियों में गिने जाते हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मिलूंगा अगले दिन किसी एक और बड़े विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, और आप देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार, राकेश चौधरी नाम है मेरा, और आप देख रहे हैं यंग तरंग।